गहरी नींद के आलम में सालार ने खटके की आवाज़ सुनी थी। फिर वह आवाज़ दस्तक की आवाज़ में तब्दील हो गई थी। रुक रुक कर मगर मुसलसल की जाने वाली दस्तक की आवाज़। वो औंधे मुँह पेट के बल सो रहा था। दस्तक की इस आवाज़ ने उसकी नींद तोड़ दी थी। वो उठकर बैठ गया और बेड पर बैठे बैठे इसने तारीखी में अपने चारों तरफ देखने की कोशिश की। खौफ की एक लहर उसके अंदर सरायत कर गई। वो आवाज़ खिड़कियों की तरफ से आ रही थी। वो जैसे कोई उन खिड़कियों को बजा रहा था, मगर बहुत आहिस्ता आहिस्ता, या फिर शायद कोई उन खिड़कियों को टटोलते हुए खोलने की कोशिश कर रहा था। सालार के जहन में पहला ख्याल किसी चोर का आया था। उस स्लाइडिंग विंडोज से बदकिस्मती से वहाँ कोई ग्रिल नहीं थी। उसकी ज़रूरत इसलिए महसूस नहीं की गई थी क्योंकि इम्पोर्टेड ग्लास की बनी हुई थी, जिन्हें आसानी से तोड़ा या काटा नहीं जा सकता था और उन्हें सिर्फ अंदर से खोला जा सकता था। घर के चारों तरफ मौजूद लॉन में वैसे भी रात के कुत्ते खुले होते थे और उनके साथ 3 गार्ड्स भी होते थे। मगर इन तमाम हिफाजती इक़दामात के बावजूद इस वक्त उस खिड़की की दूसरी तरफ मौजूद छोटी सी बरामदे में कोई मौजूद था जो इस खिड़की को खोलने की कोशिश में मसरूफ़ था। अपने बेड से दबे कदम उठकर वो तारखी में ही खिड़की की तरफ आया जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। वो इसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत गया और बहुत एहतियात के साथ उसने पर्दे के एक सरे को थोड़ा सा उठाते हुए खिड़की से बाहर झाँका। लॉन में लगी रोशनियों में इसने खिड़की के सामने जिसे खड़ा देखा था उसने उसे हक्का बुक्का कर दिया था। ये पागल है, बेख्तियार इसके मुंह से निकला। इस वक्त अगर लॉन में फिरते 4 गैर मुल्की नस्ल के कुत्ते उसे देख लेते तो सालार या किसी भी दूसरे के पहुंचने से पहले वो उसे चीर फाड़ चुके होता, और अगर कहीं गार्ड्स में से किसी ने उसे वहाँ देखा होता भी तो तफ्तीश तहकीक पर वक्त ज़ाया करने से पहले उसे शूट कर चुके थे। मगर वो इस वक्त बिल्कुल महफूज वहाँ खड़ी थी और यकीनन अपने घर की दीवार फैलाकर कर यहाँ आई थी। होठ भेजे इसने कमरे की लाइट ऑन की। लाइट ऑन होती ही दस्ते की आवाज़ रुक गई। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। पर्दे खींचते इसने स्लाइडिंग विंडो को हटा दिया। अंदर आओ जल्दी, सालार ने तेजी से इमामा से कहा। वो कुछ नर्वस होकर खिड़की से अंदर आ गई। उसके हाथ में एक बैग भी था। पर्दे बराबर करते ही सालार ने मुड़कर इससे कहा, फॉर गॉड सेक इमामा तुम पागल हो। इमामा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। अपना बैग अपने पैरों में रख रही थी। तुम दीवार क्रॉस करके आई हो? हाँ। तुम्हें गार्ड से कुत्तों में से कोई देख लेता तो इस वक्त तुम्हारी लाश पड़ी होती। इस वक्त बाहर तुम्हारी लाश पड़ी होती। मैंने तुम्हें बहुत दफ़ा रिंग किया। तुम्हारा मोबाइल ऑफ था। कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेरे पास। सालार ने पहली बार उसका चेहरा गौर से देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा सता हुआ था। वो बड़ी सी सफ़ेद चादर लिपटी हुई थी, मगर इस चादर इसके कपड़ों पर जगह जगह मिट्टी के दाग थे। तुम मुझे लाहौर छोड़कर आ सकते हो? कमरे के वस्त में खड़ी उससे पूछ रही थी। इस वक्त इसने हैरानी से कहा, हाँ अभी इसी वक्त, मेरे पास वक्त नहीं है। सालार ने ताज्जुब के आलम में वॉल क्लॉक पर एक नज़र डाली। वकील ने तुम्हारे घर फ़ोन किया था, तुम्हारा मसला हल नहीं हुआ? इमामा ने नफ़ी में सिर हिलाया। नहीं, वो लोग मुझे इस बात भिजवा रहे हैं। मैं तुम्हें इसीलिए सारा दिन फ़ोन करती रही, मगर तुमने मोबाइल ऑन नहीं किया। मैं चाहती थी तुम वकील से कहो कि बेल के साथ अगर मुझे वहाँ से आज़ाद कराए, मगर तुमसे कांटेक्ट नहीं। और कल अगर तुमसे कांटेक्ट होता भी तो कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि वो लोग इससे पहले मुझे कहीं शिफ्ट कर रहे थे और ये ज़रूरी तो नहीं कि मुझे पता होता कि वो मुझे कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। साला ने जमाई ली। उससे नींद आ रही थी। तुम बैठ जाओ, इसने मामा से कहा। अभी तक खड़ी थी। तुम अगर मुझे लाहौर नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम बस स्टैंड तक पहुंचा दो, मैं वहां से कुछ लाहौर चली जाऊंगी। इसने सालार को नींद में देखकर कहा, मेरा अंदाज़ा है कि इस वक्त तो कोई गाड़ी लाहौर नहीं जा रही होगी। मैं तुम्हें सुबह, इमामा ने उसकी बात काट दी। नहीं, सुबह नहीं, मैं सुबह तक यहाँ से निकल जाना चाहती हूँ। अगर लाहौर की गाड़ी नहीं मिली तो मैं किसी और शहर की गाड़ी में बैठ जाऊँगी, फिर वहाँ से लाहौर चली जाऊँगी। तुम बैठो तो सही, साला ने इससे एक बार फिर कहा। एक लम्हा के लिए हिचकिचाई, फिर सोफा पर जाकर बैठ गई। सालार खुद ही अपनी बेड की पायती पर बैठ गया। लाहौर तुम कहाँ जाओगी? इसने पूछा। जलाल के पास। मगर वो तो तुमसे शादी से इनकार कर चुका है। मैं फिर भी उसके पास जाऊंगी। उससे मुझसे मोहब्बत है। मुझको इस तरह बेयार मददगार नहीं छोड़ सकता है। मैं उससे और उसके घर वालों से रिक्वेस्ट करूंगी। मैं जानती हूँ मेरी बात मान लेंगे, वो मेरी सूरत हाल को समझ लेंगे, मगर तुम तो मुझसे शादी कर चुकी हो। इमामा चौंक कर सालार का चेहरा देखने लगी। पेपर मैरिज है वो। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं मजबूरन निकाह कर रही हूँ, शादी तो नहीं है ये। वो इसे पल के चिपकाए बगैर गहरी नज़रों से देखता रहा। तुम जानती हो मैं आज लाहौर गया था जलाल के पास। इमामा के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। तुमने उससे मेरी परेशानी सूरत हाल के बारे में बताया? नहीं, सालार ने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों? जलाल ने शादी कर ली। सालार ने लापरवाही से कंधे चटकते हुए कहा। वो सांस लेना भूल गई। पल के चिपकाए बगैर वो किसी बुत की तरह से देखने लगी। 3 दिन हो गए उसकी शादी को। कल परसों तक वो सैर तफरीक के लिए नॉर्थन एरियाज की तरफ जा रहा है। इसने मेरी कोई बात सुनने से पहले मुझे ये सब कुछ बताना शुरू कर दिया था। शायद वो चाहता था कि मैं अब तुम्हारे बारे में बात न करूं।
उसकी बीवी भी डॉक्टर है। सालार बात करते करते रुक गया। मेरा ख्याल है कि उसके घर वालों ने तुम्हारे मसले की वजह से उसकी इस तरह अचानक शादी की। वही के बाद दिगेरी झूठ पर झूठ बोलता जा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, जैसे किसी खला से आवाज़ आई थी। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं आया था और मुझे तवक्का थी कि तुम्हें भी यकीन नहीं आएगा, मगर ये सच है। तुम फ़ोन करके उससे बात कर सकती हो इस बारे में। सालार ने कंधे झटकते हुए लापरवाही से कहा। इमामा को लगा वो पहली बार सही मानों में गुप्त अंधेरे में आ खड़ी हुई है। रोशनी की वो किरण जिसके ताक़ुब में वो इतना अरसा चलती आई एकदम गुल हो गई है। रास्ता था एक तरफ, वो अपने वजूद को भी नहीं देख पा रही थी। अब तुम खुद सोच लो कि लाहौर जाकर तुम क्या करोगी। वो तो अब तुमसे शादी कर सकता है ना, उसके घर वाले तुम्हें पनाह दे सकते हैं। बेहतर है तुम वापस चली जाओ, अभी तुम्हारे घर वालों को पता नहीं चला होगा। इमामा ने कहीं बहुत दूर से सालार की आवाज़ आती सुनी। वो कुछ ना समझे वाले अंदाज में उसका चेहरा देखती रही। मुझे लाहौर छोड़ाओ, बड़बड़ाई। जलाल के पास जाओगी? नहीं, उसके पास नहीं जाऊंगी, मगर मैं अपने घर नहीं रह सकती। एकदम सोफे से उठकर खड़ी हो गई। सालार ने एक सांस लेकर उलझन भरी नजरों से उसे देखा। या फिर मुझे गेट तक छोड़ो, मैं खुद चली जाती हूँ। तुम चौकीदार से कहो मुझे बाहर जाने दे। उसने बैग उठा लिया। तुम्हें अंदाज़ा है कि यहाँ से बस स्टैंड कितनी दूर है? इतनी धुंध और सर्दी में तुम पैदल वहाँ तक जा सकोगी? जब और कुछ नहीं रहा मेरे पास धुंध और सर्दी से मुझे क्या होगा? सालार ने इसे गीली आंखों के साथ मुस्कुराते हुए देखा तो अपने हाथ की पुष्ट से अपनी आंखों को रगड़ रही थी। सालार उसके साथ कहीं जाने का कोई इरादा नहीं रखता था। लाहौर तो बहुत दूर की बात थी। इससे अभी भी नींद आ रही थी और वो सामने खड़ी लड़की को नापसंद करता था। ठहरो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। वो नहीं जानता था उसकी ज़ुबान से जुमला क्यों और कैसे निकला। इमामा ने उसे ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते देखा। कुछ देर बाद बाहर निकला तो शबे ख्वाबी की लिबास की बजाय एक जींस और स्वेटर में मलबूस था। अपने बेड की साइड टेबल से उसने की चेन और घड़ी के साथ साथ अपना वॉलेट भी उठाया। इमामा के करीब आकर उसने बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं, मैं खुद उठा लूँगी, उठा लेता हूँ। उसने बैग लेकर कंधे पर डाल दिया। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए पोर्च में आ गए। साला ने इसके लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला था और बैग को पिछली सीट पर रख दिया था। गाड़ी गेट की तरफ आते देखकर चौकीदार ने खुद ही गेट खोल दिया, मगर उसके करीब से गुजरते हुए साला ने उसकी आंखों में से हैरत को देख लिया था जो उसकी नज़रों में रात के सब फ्रंट सीट पर बैठी इमामा को देख कर आई थी। यकीनन वो हैरान हुआ होगा, वो लड़की शख्स घर में कहाँ से आई थी। तुम मुझे बस स्टैंड पर छोड़ोगे? मेन रोड पर आती इमामा ने इससे पूछा। साला ने एक नज़र गर्दन मोड़ कर इससे देखा। नहीं, मैं तुम्हें लाहौर ले जा रहा हूँ। उसकी नज़रें सड़क पर मरकूज थी। गाड़ी उस बड़ी सड़क पर दौड़ रही थी जो तकरीबन सुनसान थी। ट्रैफिक न होने के बराबर था। स्टीयरिंग पर दायां हाथ रखे उसने बायां हाथ को मुंह के सामने रखकर जमाई रोकिया। नींद के गुलबे को भगाने की कोशिश की। उसके बराबर की सीट पर बैठी हुई मामा बेआवाज़ रो रही थी और सालार इस बात से बाखबर था। वक्तन फ़ौक्तन अपने हाथ में पकड़े रुमाल से अपनी आंखें पोंछती और अपनी नाक रगड़ लेती और फिर सामने विंडो स्क्रीन से बाहर सड़क पर नजरें जमा कर रोना शुरू कर देती। सालार वक्फे से इस पर अचटती नज़र डालता रहा। इसने मामा को कोई तसल्ली देने या चुप कराने की कोशिश नहीं की थी। इसका ख्याल था कि खुद ही कुछ देर आंसू बहाकर खामोश हो जाएगी, मगर जब आध घंटे गुजर जाने के बाद भी वो इसी रफ्तार से रोती रही तो कुछ उकताने लगा। अगर तुम्हें घर से इस तरह भाग आने पर इतना पछतावा होना था तो फिर तुम्हें घर से भागना ही नहीं चाहिए था। सालार ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। इमामा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी तो शायद तुम्हारे घर में किसी को तुम्हारी गैर मौजूदगी का पता भी नहीं चला होगा। इसने कुछ देर इसके जवाब का इंतजार के बाद इससे मशवरा दिया। मुझे कोई पछतावा नहीं है। इस बार उसने चल लम्हे खामोश रहने के बाद कदरे भराई हुई मगर मुस्तहकम आवाज़ में कहा। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? साला ने फ़ौरन पूछा। तुम्हें बताने का कोई फ़ायदा नहीं। एक बार फिर अपनी आंखें पोंछती हुई बोली। साला ने गर्दन मोड़कर उसे गौर से देखा, फिर गर्दन सीधी कर ली। लाहौर में किसके पास जाओगी? पता नहीं। इमामा के जवाब पर साला ने कदरे हैरानी से इससे देखा। क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो? फिलहाल तो नहीं। तो फिर आखिर तुम लाहौर जा ही क्यों रही हो? तो फिर और कहाँ जाऊँ? तुम इस्लामाबाद में ही रह सकती थी। किसके पास? लाहौर में भी तो कोई नहीं है जिसके पास तुम रह सको, और वो भी मुस्तकिल जलाल के अलावा। सालार ने आखिरी 3 लफ्ज़ों पर जोर देते हुए गर्दन मोड़कर इससे देखा। उसके पास जा रही हो तुम? कुछ देर बाद उसने कदर चिपते हुए अंदाज में कहा। नहीं, जलाल मेरी ज़िंदगी से निकल चुका है। सालार अंदाज़ा नहीं कर सका कि उसकी आवाज़ में मायूसी ज़्यादा थी अफसरदगी। उसके पास कैसे जा सकती हूँ मैं? तो फिर और कहाँ जाओगी? सालार ने एक बार फिर तजस्सुस के आलम में पूछा। एक तो मैं लाहौर जाने पर ही तय करूँगी कि मुझे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, इमामा ने कहा।
साला ने कुछ बेयकीनी के आलम में उसे देखा। क्या वाकई वो नहीं जानते थे कि उसे कहाँ जाना था, या फिर वो इसे बताना नहीं चाहती थी? गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। तुम्हारा फियांसी, क्या नाम है उसका? हाँ, अजद। काफ़ी अच्छा हैंडसम आदमी। एक बार फिर सालार ने इस खामोशी को तोड़ा। और ये जो दूसरा आदमी था जलाल, उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। कुछ ज़्यादती नहीं करते तुमने अजद के साथ? इमामा ने इसके सवाल के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ सामने सड़क को देखती रही। सालार कुछ देर गर्दन मोड़कर उसके जवाब के इंतजार में उसका चेहरा देखता रहा, मगर फिर उसे एहसास हो गया था कि वो जवाब देना नहीं चाहती। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। जो कुछ तुम कर रही हो इससे भी नहीं। तुम्हारी हरकतें बहुत बहुत अजीब हैं, और तुम अपनी हरकतों से ज़्यादा अजीब हो। सालार ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। इस बार इमामा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। क्या तुम्हारी हरकतों से ज़्यादा अजीब है मेरी हरकतें? और क्या मैं तुमसे ज़्यादा अजीब हूँ? बड़े धीमे मगर मुस्तहकम लहजे में पूछे गए सवाल ने चंद लम्हों के लिए सालार को लाजवाब कर दिया था। मेरी कौन सी हरकतें अजीब है और मैं किस तरह अजीब हूँ? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद सालार ने कहा। तुम जानती हो तुम्हारी कौन सी हरकतें अजीब हैं? इमामा ने वापस से स्क्रीन की तरफ गर्दन मोड़ते हुए कहा। यकीनन मेरी खुदकशी की ही बात कर रही हो तुम, साला ने खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा। हालांकि मैं खुदकशी नहीं करना चाहता, नहीं मैं खुदकशी की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एक तजुर्बा करना चाहता था। कैसा तजुर्बा? मैं हमेशा लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, मगर कोई भी मुझे इसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। इसलिए मैं इस सवाल के जवाब खुद ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बोलता रहा। क्या पूछते हो तुम लोगों से? बहुत आसान सा सवाल है, मगर हर एक को मुश्किल लगता है। व्हाट इज़ नेक्स्ट टू एक्सटेसी? इसने गर्दन मोड़कर इमामा से पूछा। और कुछ देर इसे देखती रही। इसने मध्यम आवाज़ में कहा, पेन। एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट टू पेन? सालार ने बिला तवक्कुफ एक और सवाल किया। नथिंगनेस। व्हाट इज़ नेक्स्ट टू नथिंगनेस? साला ने इसी अंदाज में एक और सवाल किया। हेल, इमामा ने कहा। एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट टू हेल? इस बार इमामा खामोशी से इसका चेहरा देखती रही। व्हाट इज़ नेक्स्ट टू हेल? सालार ने फिर अपना सवाल दोहराया। तुम्हें खौफ नहीं आता? सालार ने इमामा को कदरे अजीब से अंदाज में पूछते सुना। किस चीज़ से? सालार हैरान हुआ। हेल से? इस जगह से जिसके आगे और कुछ भी नहीं होता, सब कुछ उसके पीछे ही रह जाता है। मातूब और मकजूब हो जाने के बाद बाकी बचता क्या है, जिसे जानने का तुम्हें तजस्सुस है? इमामा ने कदरे अफसोस से कहा। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सका। सब कुछ मेरे सर के ऊपर से गुजरा है। सालार ने जैसे ऐलान करने वाले अंदाज में कहा। फिक्र मत करो, आ जाएगी। एक वक्त आएगा जब तुम्हें हर चीज़ की समझ आ जाएगी। फिर तुम्हारी हंसी ख़त्म हो जाएगी। तब तुम्हें खौफ आने लगेगा, मौत से भी और दोज़ख से भी। अल्लाह तुम्हें सब कुछ दिखा और बता देगा। फिर तुम किसी से एक कभी नहीं पूछा करोगे व्हाट इज़ नेक्स्ट टू एक्सटेंसी? इमामा ने बहुत रसानियत से कहा। एक तुम्हारी पेश गोई है? साला ने उसकी बात के जवाब में कुछ चुपते हुए लहजे में कहा। नहीं, इमामा ने इसी अंदाज में कहा। तजुर्बा? साला ने गर्दन सीधी कर ली। हाँ, ये तुम्हारा तजुर्बा ही हो सकता है। की तो तुमने खुदकशी है, मेरा मतलब है करने की कोशिश की। मैंने अपने तरीके से कोशिश की थी, तुमने अपने तरीके से की। साला ने सर्दमेरी से कहा। इमामा की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। गर्दन मोड़कर उसने सालार को देखा। मैंने कोई खुदकशी नहीं की है। किसी लड़के के लिए घर से भागना एक लड़की के लिए खुदकशी होती है, वो भी सूरत में जब वो लड़का शादी पर तैयार ही ना हो। देखो, मैं खुद एक लड़का हूँ, बहुत ब्रॉड माइंडेड और लिबरल हूँ, और मैं बिल्कुल बुरा नहीं समझता अगर एक लड़की घर से भागकर किसी लड़के के साथ कोर्ट मैरिज या शादी कर ले, मगर वो लड़का उसका साथ तो दे। एक ऐसे लड़के के लिए घर से भाग जाना जो शादी कर चुका है, मेरी समझ में नहीं आता। और फिर तुम्हारी उम्र में भागना बिल्कुल हिमाकत है। मैं किसी लड़के के लिए नहीं भागी हूँ। जलाल अंसर? साला ने इसकी बात काटकर उसे याद दिलाया। मैं उसके लिए नहीं भागी हूँ, बेख्तियार बुलंद आवाज़ में चिल्लाई। सालार का पाँव बेख्तियार ब्रेक पर जा पड़ा। इसने हैरानी से मामा को देखा। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? मुझ पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, सालार ने नाराज़ी से कहा। खिड़की से बाहर देखने लगी। ये जो तुम्हारी मज़हब वाली थ्योरी या फिलॉसफी या पॉइंट जो भी है, आई डोंट गेट इट। क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई किसी और पैगंबर को मानना शुरू हो गया? ज़िंदगी फजूल बहसों के अलावा भी कुछ है। मज़हब, अक़ीदे या फ़िरके पर लड़ना, व्हाट रबिश। इमामा ने गर्दन मोड़कर नाराज़गी के आलम में उसे देखा। जो चीज़ें तुम्हारे लिए फजूल हैं, ज़रूरी नहीं हो हर एक के लिए फजूल है। मैं अपने मज़हब पर कायम रहना नहीं चाहती, और न ही इस मज़हब की किसी शख्स से शादी करना चाहती हूँ। तो ये मेरा हक़ है कि मैं ऐसा करूँ। मैं तुमसे ऐसी चीज़ों के बारे में बहस नहीं करना चाहती जिसे तुम नहीं समझते, इसलिए तुम इन मामलात के बारे में इस तरह के तबसरे मत करो। मुझे हक़ है कि मैं जो चाहे कहूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार की आज़ादी, साला ने कंधे उचकाते हुए कहा।
इमामा ने जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार की, वो खिड़की से बाहर देखने लगी। सालार भी खामोशी से गाड़ी ड्राइव करने लगा। ए जलाल अंसर, मैं उसकी बात कर रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद एक बार फिर अपने इसी मौजू की तरफ आ गया। उसमें क्या खास बात है? उसने गर्दन मोड़कर इमामा को देखा। वो विंडो स्क्रीन से बाहर सड़क को देख रही थी। जलाल अंसर, और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं हो, बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है। तुम एक खूबसूरत लड़की हो, मैं हैरान हूँ तुम उसमें कैसे दिलचस्पी लेने लगी। क्या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है? इसने इमामा से पूछा। इमामा ने हैरानी से उसे देखा। इंटेलिजेंट क्या मतलब? देखो, या तो किसी की शक्ल अच्छी लगती है, मैं नहीं समझता तुम्हें जलाल की शक्ल अच्छी लगी होगी, या फिर किसी का फैमिली बैकग्राउंड, पैसा वगैरह किसी में दिलचस्पी का बास बनता है। अब जलाल का फैमिली बैकग्राउंड या हमारी हालत के बारे में मैं नहीं जानता, मगर खुद तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड जितना साउंड है, ये भी तुम्हारे लिए इसमें दिलचस्पी का बास नहीं बन सकता। वाहिद बच जाने वाली वजह किसी की सियाहत, काबिलियत वगैरह है। इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या वो बहुत इंटेलिजेंट है, क्या बहुत आउटस्टैंडिंग और ब्रिलियंट है? नहीं, इमामा ने मध्यम आवाज़ में कहा। सालार को मायूसी हुई। तो फिर तुम उसकी तरफ मतवजा कैसे हुई? इमामा विंडो स्क्रीन से बाहर हेडलाइट्स की रोशनी में नजर आने वाली सड़क देखती रही। सालार ने अपना सवाल दोहराया, सिर्फ कंधे उचकाते हुए दोबारा ड्राइंग पर तवज्जो देने लगा। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। वो नात बहुत अच्छी पढ़ता है। तकरीबन 5 मिनट बाद खामोशी टूटी थी। विंडो स्क्रीन से बाहर देखते हुए मध्यम आवाज़ में इमामा बड़बड़ाई थी, जैसे खुद कलामी कर रही हो। सालार ने उसका जुमला सुन लिया था, मगर उसे वो नाकाबिल यकीन लगा। क्या? इसने जैसे तस्दीक चाहिए। जलाल नात बहुत अच्छी पढ़ता है, इस तरह विंडो स्क्रीन से बाहर झाँकते हुए कहा, मगर इस बार उसकी आवाज़ कुछ बुलंद थी। बस आवाज़ की वजह से? सिंगर है, साला ने तबसरा किया। इमामा ने नफ़ी में से हिलाया। फिर बस वो नात ही पढ़ता है और बहुत खूबसूरत पढ़ता है। सालार हंसा। तुम सिर्फ उसके नात पढ़ने की वजह से उससे मोहब्बत में गिरफ्तार हुई? मैं कम अज़ कम उस पर यकीन नहीं कर सकता। इमामा ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। तो मत करो, तुम्हारे यकीन की किसको ज़रूरत है? इसकी आवाज़ में सर्द में रहती। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। फ़र्ज़ करो ये मान लिया जाए कि तुम वाकई उसके नात पढ़ने से कुछ मुतासिर होकर इतना आगे बढ़ गई, तो ये तो कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल बात नहीं है। बार बार रिकॉर्ड लाइन की नावेल वाला रोमांस ही हो गया ये तो। और तुम एक मेडिकल के स्टूडेंट होकर इतना इमेच्योर जहन रखती हो? सालार ने बेरहमी से तबसरा किया। इमामा ने एक बार फिर गर्दन मोड़कर इससे देखा। मैं बहुत मेच्योर हूँ, बहुत ज़्यादा। पहले 2-4 सालों में मुझसे ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर किसी ने चीज़ों को नहीं देखा होगा। मेरी राय महसूस है। हो सकता है तुम्हारा प्रैक्टिकल होना मेरे प्रैक्टिकल होने से मुख्तलिफ हो। एनीवे, मैं जलाल की बात कर रहा था, और जो तुम नात वगैरह का जिक्र कर रहे थे, इसकी बात। बास चीज़ों पर अपना इख्तियार नहीं होता, मेरा भी नहीं है। इस बार इमामा की आवाज़ में शिकस्तगी थी। मैं फिर तुमसे इत्तेफाक नहीं करता। हर चीज़ अपने इख्तियार में होती है। कम अज़ कम अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और एक्शन पर इंसान को कंट्रोल होता है। हमें पता होता है कि हम किस शख्स के लिए किस तरह की फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका भी पता होता है। और जब तक हम बाकायदा होश हवास में रहते हुए इन फीलिंग्स को डेवलप नहीं होने देते, वो नहीं होती। इसलिए ये नहीं मान सकता कि ऐसी चीज़ों पर अपना कंट्रोल ही ना रहे। उसने बात करते हुए दूसरी बार इमामा को देखा और इससे एहसास हुआ कि उसकी बात नहीं सुन रही थी। वो पलके चिपकाए बगैर विंडो स्क्रीन को देख रही थी, या शायद विंडो स्क्रीन से बाहर देख रही थी। इसकी आंखें मुतर्रम थी और इस वक्त इनमें नमी नजर आ रही थी। वो ज़हनी तौर पर कहीं और मौजूद थी। कहाँ, ये वो नहीं जान सकता था। इसे एक बार फिर अब नॉर्मल लगी। बहुत देर तक खामोशी से गाड़ी ड्राइव करते रहने के बाद साला ने कदर उकताकर एक बार फिर से मुखातिब किया। नात पढ़ने के अलावा इसमें और कौन सी क्वालिटी है? उसकी आवाज़ बुलंद थी। इमामा बेख्तियार चौंक गई। नात पढ़ने के अलावा इसमें और क्या क्वालिटी है? साला ने अपना सवाल दोहराया। हर वो क्वालिटी जो एक अच्छे इंसान अच्छे मुसलमान में होती है, इमामा ने कहा। मसलन, साला ने भवें उचकाते हुए कहा। और अगर ना भी होते तो भी वो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करता है कि मैं उसे इसी क्वालिटी की खातिर किसी भी दूसरे शख्स पर तरजीह देती। सालार अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। व्हाट ए लॉजिक! ऐसी बातों को मैं वाकई नहीं समझ सकता। इसने गर्दन को नफ़ी में हिलाते हुए कहा। तुम अपनी पसंद से शादी करोगे अपने पेरेंट्स की पसंद से? इमामा ने अचानक इससे पूछा। वह हैरान हुआ। ऑफ कोर्स, अपनी पसंद से। पेरेंट्स की पसंद से शादी वाला ज़माना तो नहीं है ये। इसने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा। तुम भी तो किसी क्वालिटी की वजह से कोई लड़की पसंद करोगे, शक्ल और सूरत की वजह से, या फिर जिससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इससे। ऐसा ही होगा ना? वो पूछ रही थी। यकीनन, सालार ने कहा।
मैं भी तो यही कर रही हूँ, अपने अपने तरजीहात की बात होती है। तुम इन चीज़ों की बिना पर किसी से शादी करोगे। मैं भी ऐसी एक वजह की बिना पर शादी करना चाहती थी जलाल अंसर से। वो रुकी। मेरी ख्वाहिश है मेरी शादी इससे हो जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझसे ज़्यादा मोहब्बत रखता हो। जलाल अंसर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। मुझे लगा मुझे इसी शख्स से शादी करनी चाहिए। मैंने तुमसे कहा बाज़ चीज़ों पर इख्तियार नहीं होता, बाज़ ख्वाहिशात बस उनसे छुटकारा पाना मुमकिन नहीं होता। इसने अफसदगी से सर को झटकते हुए कहा। और अब जब शादी हो चुका है तो अब तुम क्या करोगी? पता नहीं, तुम ऐसा करो कि तुम किसी और नात पढ़ने वाले को ढूंढ लो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा। इमामा पल के चिपकाए बगैर उसे देखती रही। वो सफाकी की हद तक बेहिस था। इस तरह क्यों देख रही हो तुम? मैं मजाक कर रहा हूँ। वो अब अपनी हंसी पर काबू पा चुका था। इमामा ने कुछ कहने के बजाय गर्दन मोड़ ली। तुम्हें तुम्हारे फादर ने मारा है? साला ने पहले की तरह कुछ देर खामोश रहने के बाद बोलने का मामूल जारी रखा। तुम्हें किसने बताया? इमामा ने इसे देखे बगैर कहा। मुलाजिमा ने। साला ने इत्मीनान से जवाब दिया। बेचारी ये समझ रहे थे कि तुम जो शादी से इनकार कर रही हो मेरी वजह से कर रही हो, इसलिए इसने मुझ तक तुम्हारी हालत इज़हार बड़े दर्दनाक अंदाज में पहुंचाई थी। मारा है तुम्हारे फादर ने? हाँ, इसने बेतासर अंदाज में कहा। क्यों? मैंने पूछा नहीं, शायद वो नाराज़ थे इसलिए। तुमने क्यों मारने दिया? इमामा ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। वो मेरे बाबा है, उन्हें हक है, वो मार सकते हैं मुझे। सालार ने हैरानी से इसे देखा। उनकी जगह कोई भी होता तो इस सूरत हाल में यही करता। मुझे काबिल एतराज़ नहीं लगा। वो बड़े हमवार लहजे में कह रही थी। अगर मारने का हक है उन्हें तो फिर तुम्हारी शादी करने का भी हक है। इसलिए इतना हंगामा क्यों खड़ा कर रही हो तुम? साला ने चुपते हुए लहजे में पूछा। किसी मुसलमान से कहते हो चाहे जहाँ मर्जी कर रहती मैं करवा लेती, चाहे वो जलाल अंसर न होता। इसे हिजाइया अंदाज में कहा। हाँ, अब भी आखिर कौन सा हो गई इससे? उसकी आंखों में एक बार फिर नमी झिलमिला रही थी। तो तुम इनसे कह देते। कहा था, तुम समझते हो मैंने नहीं कहा होगा। मुझे एक बात पर बहुत हैरानी है। साला ने चंद लम्हों के बाद कहा, आखिर तुमने मुझसे मदद लेने का फैसला क्यों किया? बल्कि कैसे कर लिया? तुम मुझे खासा नापसंद करते थे। इसने इमामा की बात का जवाब दिए बगैर बात जारी रखी। मेरे पास तुम्हारे अलावा दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं, इमामा ने मध्यम आवाज़ में कहा। मेरी अपनी कोई फ्रेंड इस तरह मेरी मदद करने की पोजीशन में नहीं थी जिस तरह कोई लड़का कर सकता था। अर्शद के अलावा सिर्फ जलाल और तुमसे वाकिफ थी, और सबसे करीब तरीन सिर्फ तुम थे जिससे मैं फौरी राबिता कर सकती थी। इसलिए मैंने तुमसे राबिता किया। मध्यम आवाज़ में रुक रुक कर बोलती रही। तुम्हें यकीन था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? नहीं, मैंने सिर्फ एक रिस्क लिया था। यकीन कैसे हो सकता था मुझे कि तुम मेरी मदद करोगे? मैंने तुम्हें बताया ना, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं। यानी तुमने ज़रूरत के गधे को बाप बना लिया है। इसके बेहद अजीब लहजे में की गई तफसीर ने एकदम इमामा को खामोश हो जाने पर मजबूर कर दिया। वो बात मुँह पर मारने में माहिर था, मगर इसने गलत भी नहीं कहा था। वेरी इंटरेस्टिंग, इसने मामा के जवाब का इंतज़ार किए बगैर कहा, जैसे अपने तबसरे पर खुद ही महसूस हुआ था।